हेलो सीपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं लाइव इवैल्यूएशन करूंगी मिनी टेस्ट का, जो राइटिंग सेक्शन बैच में के जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड स्टूडेंट्स उनको दिया गया है। तो एक स्टूडेंट है, संस्कृति नाम है, और इसका जो मिनी टेस्ट है वो मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ। ये लाइव इवैल्यूएशन चलेगा और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं किसी चीज को क्रॉस क्यों कर रही हूँ, कोई चीज को थम्स अप क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस मिनी टेस्ट में 2 ऐसे क्वेश्चन, एक रिपोर्ट और एक आर्गुमेंट, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी है। तो मैं सिर्फ रिपोर्ट क्वेश्चन, आर्गुमेंट क्वेश्चन और ऐसे का ही इवैल्यूएशन करूंगी, क्योंकि प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज अगर आपको नहीं पता है तो फिर इवैल्यूएशन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ट्राइबल विमेन्स रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसने लिखा है, इंडिया हैज वॉक्ड अप द लैडर ऑफ ग्लोरियस डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। Since independence, it has achieved tremendous progress in raising growth, income level and standard of living. मुझे लगता है ये भी एक पॉजिटिव है इंडिया के बारे में, और ये भी एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है इसको लिखना है। एक पॉजिटिव आपने लिख दिया है तो काफी है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, दिस सेंटेंस इज नॉट नीडेड। फाइन। बेसिकली इसको बात करनी है ट्राइबल विमेन का रोल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, तो इसने कोई भी ऐसे को शुरू करने के पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का कौन सा कीवर्ड से आप इंट्रो शुरू करोगे। फाइन। तो इसमें जो आपको संधि विच्छेद करना है और आपको देखना है कि कौन सा इसमें कीवर्ड है जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जो सबसे ज्यादा शब्द लेगा, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा बात करोगे मेन बॉडी में। और कुछ ऐसे जनरल की कंपोनेंट है जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं बात करोगे, आप सिर्फ इंट्रो में बात कर लोगे तो काफी है। तो इसमें ट्राइबल विमेन का जो रोल है ये स्पेसिफिक की कंपोनेंट है, और इसी के बारे में आपको मेन बॉडी में सबसे ज्यादा बात करनी है। अब इंडिया है, इसके बारे में आप इंट्रो में बात कर सकते हो। तो यहाँ पर ये संस्कृति जो है इंडिया के बारे में बात कर रही है शुरुआत में। तो इसने इंडिया की एक तारीफ की, अब फिर दूसरा भी इंडिया के अप्रिसिएशन के लिए लिख दिया। तो इतना 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर एक ही लिख दे, ठीक है, तो काफी है। वर्ड्स आपके पास बचेंगे, आप कुछ और अच्छा सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो। तो सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इट की जगह मैं इंडिया लिख दूं। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज अचीव ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन रेजिंग ग्रोथ, इनकम लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट इट बिटवीन इट फॉरगेट। तो इट फॉरगेट का मतलब कि इंडिया का ये सिंपल प्रेजेंट है, इंडिया हमेशा से ही भूल जाता, तो ऐसे नहीं है। इन बिटवीन इट हैज फॉरगॉटन, in between it has forgotten to give its due credit to the role of 8.6% tribal population, especially women, in this transformation. तो यहाँ पे ये संस्कृति बताना चाह रही है कि इंडिया ने बहुत ग्रोथ किया है, मगर इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन को ये भूल रहा है। ट्राइबल पॉपुलेशन का जो रोल है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का, ये वो भूल रहा। इसमें इसने स्पेशली विमेन लेकर आ गए इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसने इंट्रो के ये जो लास्ट लाइन है, इसने ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया। ध्यान रखना स्टूडेंट, इंट्रोडक्टरी लाइन जो होती है यानी फर्स्ट लाइन, उसमें कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज नहीं कर सकते। आप इंट्रो के लास्ट लाइन में ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज करो, वरना सेकेंड पैराग्राफ में तो आपको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये बता रही कि इंडिया भूल चुका है कि जो ट्राइबल विमेन पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में। तो नाउ इज द टाइम टू मेंशन देयर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो है ना, नाउ इज द टाइम, ये बहुत इनफॉर्मल सा सेंटेंस है। जैसे एक इनफॉर्मल सा सेंटेंस होता है, लेट अस नाउ सी एनालाइज विमेन्स रोल, ट्राइबल विमेन्स रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरह के जो इनफॉर्मल सेंटेंस होते हैं वो कभी यूज नहीं करना चाहिए। और ये जो सेंटेंस है इनफॉर्मल है, या कह लो इस तरह का सेंटेंस हम जब कोई भाषण देते, स्पीच देते, तो इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। तो जरूरत नहीं इस तरह का सेंटेंस यूज करने की। आप ये सेंटेंस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ड्यू क्रेडिट टू द रोल ऑफ 8.6% women tribal population, especially women in this transformation.
अब यहाँ पे विमेन से इसने पैराग्राफ सपोज खत्म किया, यहाँ से विमेन का पैराग्राफ खत्म हो गया, विमेन से पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ है, अब इसने विमेन से ही शुरू किया, तो इससे क्या हुआ, दोनों पैराग्राफ में कनेक्टिविटी हो गई। तो आपका जो एस्से है वो अगर पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी रहती है, तो एस्से बहुत जॉइंटेड लगता है, जुड़ा हुआ लगता है, कोहेरेंट लगता है, ठीक है। तो इसने विमेन का नाम दिया है गौरी देवी टू तुलसी मुंडा, ये सब नाम देकर इसने ट्राइबल विमेन का जो रोल है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का, उसने ये एग्जाम्पल देकर इस चीज को सपोर्ट किया है। अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, तो पार्ट एंड पार्सल न लिख के हम लोग लिख सकते हैं, वैसे ठीक है ये इंग्लिश भी, मैं ज्यादा इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता है, जितना इम्पोर्टेंस जितना मैटर ये करता है कि आप कितना कंटेंट दे रहे हो, कितना वेटी कंटेंट दे रहे हो, कितना रेलिवेंट कंटेंट दे रहे हो। अच्छा होता अगर ये लिखती कि हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियाज डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर रोल इन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये यहाँ पर कुछ ट्राइबल विमेन पर्सनालिटीज का नाम देकर इसने अब बताया है कि इनका रोल क्या है। तो सबसे पहला रोल इनका है क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट करना, उसको रिड्यूस करना। तो चिपको मूवमेंट के बारे में इसने बताया, बाय विमेन हु ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज अंडर लीडर्स लाइक गौरी देवी। Till this inspire activities across India। तो ठीक है, ये चिपको का दे दिया और इसका अंडरलाइन करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स सभी कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, बहुत गलत है। तो रोल क्या है इंडिया का, सॉरी ट्राइबल वुमेन पॉपुलेशन का, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसने चिपको मूवमेंट इसको अंडरलाइन करके इसने एग्जामिनर को ये बताना चाह रही है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए मैं रोल के बारे में जिक्र कर रही हूँ और ये रोल है। यानी इस पैराग्राफ में उसने एक अंडरलाइन किया, चिपको मूवमेंट को कौन लीड किया था, इसने गौरी देवी का नाम दे दिया, ठीक है। ट्राइबल विमेन्स, विमेन्स नहीं होता है, विमेन अपने आप में प्लूरल है, तो आप प्लूरल है तो आप इसमें एस नहीं लगाओगे। ट्राइबल विमेन प्रोवाइडिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स टू ट्रीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज अ रिमाइंडर टू ग्रीड ऑफ सो कॉल्ड डेवलप्ड पीपल एक्सप्लॉइटिंग नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल विमेन को बहुत अच्छे से पता है ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और जो सिटी में रहते हैं वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। तो यहाँ पर ये इसने ट्राइबल वुमेन की जो कनेक्शन है नेचर से, ये यहाँ पर इंडिकेट किया है। और फिर यहाँ पर इसने हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइबल वुमेन बीइंग स्टेक होल्डर्स इन डिलेइंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है मगर उसको डिले कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, फाइन। तो इसने एक क्लाइमेट चेंज के बारे में बता दिया। अब इसके बाद ये हेल्थ सेक्टर के बारे में बता रही है। इसने देखिए पैराग्राफ में हेल्थ सेक्टर को सिर्फ अंडरलाइन किया, पहला कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, दूसरा हेल्थ सेक्टर। तो स्टूडेंट्स देखिए पैरा कैसे चेंज करना चाहिए ये भी आपको समझना चाहिए कि आपको पता है कि मुझे रोल ऑफ ट्राइबल वुमेन के बारे में बताना है, तो एक रोल क्लाइमेट चेंज का, तो एक पैराग्राफ, वन पैराग्राफ इज डिवोटेड टू वन आइडिया सपोर्टिंग द रोल ऑफ ट्राइबल वुमेन इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसने दूसरा, इसने अब पैरा चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हेल्थ सेक्टर के बारे में बता रही है। ट्राइबल पॉपुलेशन इज प्लेग्ड विद डिजीजेस सच एज, ठीक है ये सारे डिजीजेस हैं, हाई मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, वैक्सीन हेजिटेंसी आर थिंग्स दैट आर अटैच्ड टू ट्राइबल पॉपुलेशन। मगर कुछ ऐसे ट्राइबल वुमेन हैं जो हैव नो मेटर्नल मोर्टेलिटी डेथ फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के बारे में बता रही है कि ट्राइबल वुमेन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ट्राइबल वुमेन इन झारखंड आर एबल टू एलिमिनेट मलेरिया केसेस विद देयर हर्ब्स एंड हर्बल मेडिसिन। कितना अच्छा है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मैंने जो ऐसे लिखा उससे कहीं बेटर ये वाला ऐसे लग रहा है मुझे। मोर ओवर वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग, तो दो जो सिग्निफिकेंट रोल है, क्लाइमेट का, इन्वायरमेंट, और एक हेल्थ का बता दिया। अब हेल्थ का बता दिया, वहीं पे पैरा चेंज हो गया। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेल्थ क्लाइमेट चेंज सब कुछ को एकदम स्क्वीज करके एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं, बहुत डिसऑर्गेनाइज लगता है इससे। अब नेक्स्ट पैरा, moreover world is celebrating 2023 as millet year, but India's success in celebrating its millet years goes to the tribal women like Lahari Bai। तो यहाँ पर जो मिलेट ईयर है
वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग मिलेट ईयर, मगर इंडिया जो मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहा है उसका क्रेडिट ट्राइबल वुमेन को जाता है. She runs her beach bank of 150 rare millet seeds and requires less water than rice. तो यहाँ पर एक और कंट्रीब्यूशन बता दिए तो उसके लिए अलग पैराग्राफ. फाइन. अब यहाँ पे ये कंक्लूड कर रही है. इन अ नटशेल, ट्राइबल वुमेन अकाउंट्स फॉर 47% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन. Their contribution in transforming India is huge, given the limited opportunity at their disposal. मतलब अपॉर्चुनिटी कम है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो भी ह्यूज है. With the mainstreaming of ideas and practice of tribal culture, tribal women with government policies, civil society, NGO can increase their sphere of transformation. अगर ट्राइबल वुमेन को एम्पावर किया गया, ठीक है, और एनजीओ ये सब उनकी मदद किए तो वो लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा, उसका जो स्पेयर है वो बढ़ जाएगा, विच इन टर्न हेल्प इंडिया अचीव इट्स फ्यूचर एस्पिरेशंस. ठीक है. अब यहाँ पर ये कंक्लूजन आप देखिए, हम इंट्रो में सॉरी क्वेश्चन में हम जा रहे हैं. क्वेश्चन है ट्राइबल वुमेन्स रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो जब भी आप कंक्लूजन देखो सारे की कंपोनेंट्स आपके मौजूद होने चाहिए कंक्लूजन में, तभी आप ऐसे को अच्छे से जस्टिफाई करके आई मीन ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करोगे अपने कंक्लूजन में. तो अब देखिए ट्राइबल वुमेन आ गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, इंडिया आ गया, तो इसने सारे की कंपोनेंट्स अपने कंक्लूजन में लेकर आए. मगर ऐसा नहीं कि मतलब डिसऑर्गेनाइज वे में, डिस्कनेक्टेड वे में आप कंक्लूजन में सारे की कंपोनेंट्स मिलाओ. एक मीनिंगफुल कंक्लूजन भी होना चाहिए. तो ऑल इन ऑल ये ऐसे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था. अगर आप देखोगे इंट्रो है थोड़ा सा प्रॉब्लम, वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है. इंट्रो आप देखिए और जो रेलिवेंट किस तरह से कंटेंट, ट्राइबल वुमेन का रोल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में. फर्स्ट इसने इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए इसने इंट्रो कंक्लूजन को ले हटा दो, इसने 3 पैराग्राफ में मेन बॉडी को 3 पैराग्राफ में कैटेगराइज किया. पहला जो पैराग्राफ है आफ्टर इंट्रो, पहला पैराग्राफ एनवायरमेंट के लिए डिवोटेड रहा, ठीक है. दूसरा पैराग्राफ हेल्थ सेक्टर, ट्राइबल वुमेन का रोल इन हेल्थ सेक्टर, ट्राइबल वुमेन का रोल इन एनवायरमेंट, और थर्ड पैराग्राफ मिलेट वाला. ठीक है, पूरा ऐसे क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया. तो ओवर क्राउडेड नहीं है ये कंटेंट, बहुत ऑर्गेनाइज है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, ये भी लिख दूं वो भी लिख दूं, ऐसे से करके ऐसा लगता है कि पूरा कंटेंट जो है ना एकदम डिसऑर्गेनाइज, बहुत सारा कंटेंट इधर उधर फैला हुआ है स्कैटर्ड वे में. मगर ये वाला ऐसा नहीं है, ठीक है. बहुत कैलकुलेटिव तरीके से ये ऐसे लिखा गया है और हर एक पैराग्राफ ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है. स्पेसिफिक कंपोनेंट है विमेन का रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इससे और कोई बात ही नहीं की, एक्स्ट्रा बात इसने कहीं की ही नहीं है, ठीक है. तो एक्स्ट्रा बात थोड़ी बहुत इंट्रो में करनी पड़ती है, इसके अलावा कहीं पर भी एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है. तो ये ऐसे का आंसर बहुत अच्छा है और इसको मैं यहाँ पर, और आप वर्ड लिमिट देखिए 318, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको मैं 12 दूंगी इसमें, बहुत अच्छा है. इनफैक्ट मैं अपना ऐसे भी रिलीज करूंगी तो मुझे लगता है मैंने जो ऐसे लिखा उससे कहीं बेटर ये वाला ऐसे है. अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है. पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड व्हाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड. ठीक है, राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है जबकि युद्ध रक्तपात वाली राजनीति. थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, चलता है. एनीवेज, तो इस ऐसे क्वेश्चन का इसमें 2 कंपोनेंट है. अगर देखा जाए तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा है. अगर हम ऐसे क्वेश्चन में वर्ड देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स है. आपको सीएपीएफ में आपको ऐसे क्वेश्चन लंबे लंबे मिलते हैं. आप स्टूडेंट्स क्या है ऐसे क्वेश्चन को बिना समझे लिखना शुरू कर देते हैं और स्पेसिफिक कंपोनेंट गोल हो जाता है. कौन सा कीवर्ड को जस्टिफाई करना है अपने मेन बॉडी में ये भूल ही जाते हैं और फिर ब्ला 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 लिखते रहते हैं, फिर मार्क्स नहीं मिलता. हमने मेहनत भी की, हमने लिखा भी, टाइम भी दिया, मगर मार्क्स नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप रेलिवेंट कंटेंट नहीं दे रहे हो. ऐसा कंटेंट जो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट करे, जैसे कि फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में संस्कृति ने किया है.
तो पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लूडशेड, तो इसमें आपको फर्स्ट इसको आपको जस्टिफाई करना है कि किस तरह से आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स एक तरीके से युद्ध है बिना रक्तपात के, ठीक है। और आप किस तरह से बोल सकते हैं कि वॉर एक पॉलिटिक्स है जिसमें रक्तपात होता है, ठीक है। तो आपको दोनों को जस्टिफाई करना है, फाइन। तो देखते हैं कैसे इसने लिखा है। और आप कभी भी पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड से आप शुरू नहीं कर सकते, वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड से आप शुरू नहीं कर सकते। आप पॉलिटिक्स से शुरू कर सकते हो, ब्लडशेड से शुरू कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज देखते हैं। Power comes with huge responsibilities, but it also comes with tendency of power corruption. तो इसने एक्चुअली पावर से शुरू किया है, ठीक है। कि पावर अगर आती है तो करप्शन भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। हिस्ट्री इन इटसेल्फ इज एविडेंस ऑफ, एविडेंट होगा यहाँ पर, एविडेंट ऑफ लीडर्स एंड कंट्रीज विद पावर गेटिंग करप्ट यूजिंग पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक स्टेटमेंट दिया कि पावर जब आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करप्शन भी आता है, और फिर ये सपोर्ट कर रही है अपने इस स्टेटमेंट को बताने के लिए। आई मीन कैसे सपोर्ट करी कि हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स दी हैं जिसे पता चलता है कि लीडर्स करप्ट हो गए जैसे उनको पावर मिला, ठीक है। और जैसे पॉलिटिक्स में आए वो लोग करप्ट हो गए। और वॉर एक, यहाँ पर पॉलिटिक्स बता दिया कि लीडर्स पॉलिटिक्स में आके करप्ट हो जाते हैं, और वॉर एक मीडियम है पर्सनल गेन्स के लिए। इन दिस सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड व्हाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। अब इस इंट्रो में प्रॉब्लम क्या है, यहां तक तो सही है, ठीक है। वॉर एज इट्स मीडियम टू पर्सनल गेन, ठीक है एक तरीके से। जैसे ये वाला पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और करप्शन आता है, ये सेल्फ एविडेंट है तो दिखता है। मगर जो इसने ये वाली जो लाइन लिखी है, वॉर एज इट्स मीडियम टू टू हैव पर्सनल गेन्स, पर्सनल एनरिचमेंट के लिए वॉर होता है, ये इतना सेल्फ एविडेंट नहीं है ये स्टेटमेंट, फाइन। और एक ये लाइन में प्रॉब्लम है, और दूसरा ये बताने के बाद अब्रप्टली ये पूरे ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया। Thus, in this saga of war, politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed. I mean, कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पूरे इस लाइन में कहीं पर इसने ब्लडशेड की बात नहीं की, इसने करप्शन की बात की, जिम्मेदारियां की बात की, और वॉर जो है पर्सनल एनरिचमेंट के बारे में बात किया। तो ये जो लाइन है ना, क्वेश्चन का जो लाइन है, ऐसे क्वेश्चन का लाइन, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये हैंगिंग पोजीशन में विदाउट एनी सपोर्ट। बस ये वाला जो लाइन है ना, ये अगर नहीं भी दे तो सही है। इसको अगर ये जस्टिफाई सेकंड पैराग्राफ में कर ले तो बेटर रहेगा, ओके। तो इंट्रोडक्शन हल्का सा लूज हो गया है इसके वजह से, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर पाई पावर को, वॉर को, पावर, वॉर, ब्लडशेड, ये तीनों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाई अपने इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रो इसका लूज हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। इट कैन बी एविडेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल एंड श्रीलंका टू नेम अ फ्यू। इट कैन बी, यहां पर ये लिख सकती थी अगर सपोज, ये मुझे नहीं पता आगे वो क्या कर रही है, मगर सपोज ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, तो पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड इज एविडेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल एंड श्रीलंका, ऐसे लिख के कर सकती है, फाइन। Israel government overhaul to make judicial reforms was a political move to meddle in judicial system and justice for arbitrary intervention. Similarly, the early power tussle in 2020 in Sri Lanka between, due to economic strife in Sri Lanka, these incidents are war waged by government with political ideology on its people without bloodshed and make moves to control the resources. अब इस पैराग्राफ में ये जस्टिफाई कर रही पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड। तो इसने पहला एग्जांपल दिया इजराइल गवर्नमेंट, अंडरलाइन सिर्फ इजराइल गवर्नमेंट, इजराइल गवर्नमेंट में जुडिशियल रिफॉर्म्स किया ताकि वो इंटरवीन कर सके, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिक्स है
जो बता रहा है कि इट इज अ वॉर विदाउट ब्लडशेड। श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, तो श्रीलंका का एग्जाम्पल से वो भी एक पॉलिटिकल मूव है विदाउट ब्लडशेड। जो पॉलिटिकल मूव है एक्चुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉर दैट इज डिवॉइड ऑफ ब्लडशेड। अब ये जो श्रीलंका वाला एग्जाम्पल दिया, इसमें भी ये भी पॉलिटिकल मूव है जिसमें ब्लडशेड नहीं हो रहा है, ठीक है। और इंडिया का 1975 में जो इमरजेंसी हुई वो भी एक पॉलिटिकल वॉर ही था जिसमें कोई ब्लडशेड नहीं था। फाइन, तो इसमें लिखा है कि कोई भी कंट्री जो है उसमें इस तरह का पॉलिटिकल मूव किया जाता है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोग लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से वॉर इज वेज्ड अगेंस्ट द ओपोनेंट एंड समटाइम्स अगेंस्ट इट्स ओन पीपल, बट दैट डजंट हैव एनी ब्लडशेड। तो पॉलिटिक्स को वॉर की तरह देखा जाता है विदाउट ब्लडशेड। फाइन, तो ये इसने अच्छे से सपोर्ट किया है इस चीज को, तो ये वाला एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने इस पैराग्राफ में 3 कंट्री का एग्जाम्पल लिया, इजराइल, श्रीलंका, ठीक है, और इजराइल गवर्नमेंट को इसने अंडरलाइन कर दिया है, श्रीलंका वाले को भी अंडरलाइन कर दिया और इंडिया को, 3 कंट्री का एग्जाम्पल ले लिया। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड इस चीज को जस्टिफाई कर रही है यहां पर। नॉट जस्ट दिस, वॉर इज पॉलिटिक्स, ये नॉट जस्ट दिस लिखकर ये इस पैराग्राफ से कनेक्ट करने का कोशिश कर रही है। ऑन द अदर हैंड, वॉर इज ऑन द अदर हैंड लिखते ज्यादा अच्छा रहता, कन्वर्सली लिखती तो ज्यादा, कॉन्ट्रैरिली नॉट कन्वर्सली, कॉन्ट्रैरिली लिखती तो ज्यादा अच्छा होता। कि कॉन्ट्रैरिली मतलब कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, ऑन कॉन्ट्रैरी वॉर इज पॉलिटिक्स विदाउट ब्लडशेड, ठीक है, तो वो बेटर वर्ड होता, मगर ठीक है। वॉर इज पॉलिटिक्स बट विद ब्लडशेड, फ्रॉम वर्ल्ड वॉर्स टू प्रेजेंट डे आर्मेनिया, ये कैपिटल होगा, सारे कंट्री का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है। Similarly to Russia-Ukraine war, it is the politics of hegemony that caused the bloodshed of innocent citizens. एकदम सही, बहुत अच्छे से एकदम aptly justify किया है कि war is politics with bloodshed. Since Cold War, the politics between USA and USSR challenging each other hegemony led to civil wars in countries like Afghanistan, Syria, Iraq. ठीक है, तो इसने आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएसएसआर का कोल्ड वॉर, ये सारा एग्जाम्पल दिया और बस थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन किया है, ठीक है। फिर नाटो रशिया पॉलिटिकल टसल फॉर हेजेमनिक इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड ऑर्डर वाज रिजल्टेड इन, ये वॉर नहीं होगा, रिजल्टेड इन रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। इतने सोल्जर्स, अब ब्लडशेड को जस्टिफाई करना है तो इतने सोल्जर्स किल हुए, इतने सिविलियंस किल हुए हैं, ठीक है। फिर अब चाइना का इसने एग्जाम्पल ले लिया, एक ही पैराग्राफ में इसने पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड और वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड, तो दोनों के लिए अलग अलग पैरा, सेपरेट पैरा इसमें डिवोट किया है। चाइना's aggression towards India in Galwan in 2020 was a political act, was a political act, and नहीं होगा, of Chinese ideology, या चीनी आइडियोलॉजी भी हो, palm 5 fingers policy laying the life of 20 Indian soldiers and 40 Chinese soldiers. Politics is war with bloodshed, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्ट है, ठीक है, अपना आइडियोलॉजी को इम्पोज करने का। अब यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है। और स्टूडेंट इसने क्या किया है, अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन रूल्स है, सेकेंड पैराग्राफ में इसने क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया, ठीक है, 3 कंट्री का एग्जाम्पल लेकर, इजराइल, श्रीलंका और इंडिया। मेन बॉडी का फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर इंक्लूड, मेन बॉडी के सेकंड पैराग्राफ में इसने क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया है कि वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। तो इसने बहुत सारे एग्जांपल लिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएसए यूएसएसआर, चाइना इंडिया, फाइन, रशिया नाटो, तो ये हो गया। अब उसके बाद इसने कंक्लूड कर दिया। तो कितना सिंपल ऑर्गेनाइज है, मानते हैं इंट्रोडक्शन रूल्स है, मगर अदरवाइज ये बहुत सिंपल, बहुत रेलिवेंट कंटेंट, सिंपल कंटेंट येट पावरफुल कंटेंट,
और रेलिवेंट भी है, पूरा क्वेश्चन को हिट कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं की गई है। फाइन। टू सम अप, द वर्ल्ड हैज लॉन्ग बीन एविडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इज वॉर, लॉन्ग बीइंग एविडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, हैज लॉन्ग बीन होगा यहाँ पर, बीन एविडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हैज लॉन्ग बीन एविडेंट। इसमें थोड़ा सा ग्रामर का कुछ मुझे पंगा लग रहा है। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड व्हाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड, बट हिस्ट्री इज आल्सो एविडेंट दैट नीदर ऑफ दिस यील्ड एनी रिजल्ट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या इससे कोई फायदा होता नहीं, सिर्फ ब्लडशेड और वॉर रेफ्यूजी होता है। Does UN and its countries need to formulate an agreement to stop wars and civil blood wars is in world? अब देखिए, ये जो इसने जो एंड किया है वो एक सजेशन से किया है, तो आपको ये सजेशन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सजेशन है कि ये रहा सजेशन कि वॉर को स्टॉप करना चाहिए, कॉजेज लॉट्स ऑफ ब्लडशेड, तो वॉर को स्टॉप करना चाहिए, ये सजेशन है। मगर इसका सजेशन थोड़ा सा स्क्यूड सजेशन है, इन द सेंस सजेशन स्क्यूड नहीं है एक्चुअली, पूरा ये कंक्लूजन स्क्यूड है। देखिए, क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड। तो इसने जो सजेशन दिया है वो वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड का दिया है। ठीक है, तो और इसके सजेशन में वॉर खत्म होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इट कॉजेज ब्लडशेड, ये सजेशन है। मगर इसका सजेशन ये वाला जो है ना, इस स्टेटमेंट में इसने कोई सजेशन नहीं दिया। दूसरा, इसमें और क्या प्रॉब्लम है, वॉर इज पॉलिटिक्स। तो इसमें अगर हम पॉलिटिक्स, अगर ये पॉलिटिक्स के बारे में बोले कि पॉलिटिक्स न करें और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट, सारे वर्ल्ड नेशन एक कोऑपरेटिव मूवमेंट इनिशिएट करे जिसमें सब मिलके कॉमन कॉज के लिए एक साथ यूनाइट हो। ठीक है, कॉमन कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, ये कॉमन कॉज है, इसके लिए यूनाइट हो एक साथ। फाइन, तो फिर ये पॉलिटिक्स हट जाएगा, ब्लडशेड भी हट जाएगा। फाइन, और इसने पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, इसके बारे में इसने कोई सजेशन नहीं दिया है। ठीक है, और ये ऐसे इन टोटलिटी अगर हम देखें, इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ो, तो जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में इसने बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है। और आप चाहो तो आप इसको इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अपने ऐसे में, जब मैं आप लोगों को ये ऐसे दिखाऊंगी अपना लिखा हुआ ऐसे, तो उसमें मैंने पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड के बारे में मैंने जस्टिफाई किया, इसके फेवर में बोला है, मगर मैंने इसके अगेंस्ट में भी बोला है कि आजकल जो है ना पॉलिटिक्स, आजकल वॉर तो हो गया मगर ब्लडशेड भी होता है, पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, बंगाल पोल वायलेंस हुआ है, केरला में पॉलिटिकल किलिंग हुई थी। तो ठीक है, तो आजकल ब्लडशेड भी होते हैं पॉलिटिक्स में, तो मैंने फेवर में भी बोला है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फेवर में, अगेंस्ट में आप नहीं बोले हो, मगर आपने फेवर में भी पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई किया है, तो ठीक है। अब क्या होता है, हम फेवर में भी बोल रहे हैं, अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, तो आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या फायदा। ठीक है, तो आपको बहुत सारी, आपको अपने कंटेंट को ये भी लेकर आऊं, वो भी लेकर आऊं, ऐसे करके आप अपने पूरे एस्से को ओवर क्राउडेड कर दोगे, वो काम नहीं करना है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत कैलकुलेटेड वे में आप लोगों को ऐसे लिखना चाहिए। किस तरह से मतलब जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर रहे हो तो इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ दो, तो मेन बॉडी में अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए एक ये पॉइंट लिखना है, एक ये पॉइंट लिखना है, एक ये पॉइंट लिखना है, इस पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए एक पैराग्राफ, इस पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए एक पैराग्राफ, और इस पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए एक पैराग्राफ, खत्म। बस 3 पॉइंट्स दो और उसी को इलैबोरेट कर दो इन डिफरेंट पैराग्राफ, ऐसे क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे कि इसने किया, इसने सिर्फ 2 ही पैराग्राफ लिया है, ठीक है, और 2 पैराग्राफ में इसने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया अपने मेन बॉडी। फाइन, तो सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, अदरवाइज ये सही है और इसको मैं 8 दे सकती हूँ इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट, राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चीफ मिनिस्टर शुड हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, तो इसने, मैंने यही फॉर्मेट बताया अपने राइटिंग सेक्शन बैच वालों को, तो यही फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए, फॉर में आप 2 पॉइंट्स दो या 3 पॉइंट्स दो, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, मगर जो भी पॉइंट दो उसको आपको इलैबोरेट करना जरूरी है। फाइन,
और कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन छोटा रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे इसका कंक्लूजन मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, मगर छोटा रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। चीफ मिनिस्टर शुड हैव अ से इन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो टसल हो रहा है, या गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में जो टसल हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नर है और स्टेट गवर्नमेंट जो टसल हो रहा है, उसी के बारे में, उसी की वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया है, सॉरी आर्गुमेंट क्वेश्चन बनाया है। तो इंट्रोडक्शन, the constant tussle between the governor and CM in states like Kerala, Punjab, Tamil Nadu sparked the debate of CM inclusion in the appointment of the process of government. अब देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन है एकदम सपाट, सिंपल, प्लेन इंट्रोडक्शन है। इसमें सिर्फ यही बताया है कि ये जो डिबेट हुआ है या ये आर्गुमेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि गवर्नर और सीएम में टसल हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, रिस्ट क्रिएट हो रहा है गवर्नर और सीएम में। तो बहुत सिंपल सा है। तो आप जब भी आपको आर्गुमेंट क्वेश्चन मिले तो आप इंटो में यही लिख सकते हैं कि क्यों ये डिबेट शुरू हुआ है। अब इसने फॉर्म में लिखा है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में पी कैपिटल रखो। ये सब बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है, मैं मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है, पी कैपिटल होना चाहिए। on the aid and advice of council of ministers headed by PM. गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है ये लिखा है, thus governor has always been criticized as central government agent and disrupting the constitutional functions of the CM. But governor is an appointed head while CM is people's representative elected by people. Thus CM should have a say in appointment of governor. तो यहां पर ये फेवर में लिख रही है फॉर्म में कि सीएम के पास पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नर को अपॉइंट करने की, और इसीलिए गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट माने जाते हैं और जो सीएम है वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए सीएम को के पास पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट को अपॉइंट करने की। फिर इस कमीशन के बारे में बताया है कि सीएम शुड बी कंसल्टेड ऑन द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नर. This is due to the arbitrary use of governor discretion to hold the consent of bill. Article itna president will report to president. Thus, if CM is consulted, the arbitrariness will be reduced and the state government can delegate its constitution functions carefully. अब इस पॉइंट, ये भी पॉइंट एकदम वैलिड है कि सीएम के पास पावर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि गवर्नर जो है बिल को होल्ड कर देता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। फाइन, तो ये एकदम वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगेंस्ट में जाते हैं, इसमें लिखा है कि सीएम शुड नॉट बी कंसल्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन ऑन द सेंटर अंडर इतना, इट सेज दैट, ये आर्टिकल कहता है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, और एग्रेशन की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम सच डिस्टर्बेंस यूनियन गवर्नमेंट नीड्स, यहाँ पर नीड्स होगा, ये सब छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक मैटर नहीं करती है स्टूडेंट्स, मगर सिंस में वैलिडेट करे तो मुझे ये सब देखना होगा। यूनियन गवर्नमेंट नीड्स अ डायरेक्ट अपॉइंटी टू रिपोर्ट प्रेसिडेंट विदाउट द ऑब्लिगेशन बायसनेस बेस्ड ऑन सीएम इन्वॉल्वमेंट इन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ठीक है, ये वाला भी, क्योंकि सेंटर पे ये ऑब्लिगेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने का, तो इसीलिए सीएम का इसमें पार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, Chief Minister can't be consulted in appointment process of government because of structure of federalism. If CM consultation in governor appointment is required, then there may be the possibility of CM biasing the appointment of head of the state, and thus parallel government in states can be formed. Governor being inclined to CM decision. This will lead to separatist tendency in the state. ये भी बहुत अच्छा point है, valid point है। अब conclusion. It has long been, देखो, is और been साथ नहीं आएगा, ठीक है, ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो उतना मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि हमें समझ में आ रहा है। कंटेस्टेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, टू रिड्यूस दिस सीएम कंसल्टेशन कैन बी अ वे फॉरवर्ड विदाउट बीइंग बाइंडिंग, व्हाइल सेंटर शुड आल्सो इशू अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नर नॉट टू मेडल इन द डे टू डे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है, मुझे मतलब ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं लग रही है, हल्की फुल्की ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वरना एकदम सही है। और जहां तक वर्ड लिमिट का सवाल है,
तो जो 300 वर्ड्स में आर्गुमेंट लिखने पड़ते हैं, 300 320 ऐसे लिख सकते हो। तो जो 300 वर्ड्स है स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी का शीट्स लोगे तो आपका ऑलमोस्ट 2 पेज, और जो तीसरा पेज होगा उसमें 4-5 लाइन होगा। अगर राइटिंग की साइज आपकी ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, तो आपका 2 पेज और तीसरा पेज में 3-4 लाइन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 300 वर्ड्स इसने लिखा है, मुझे लगता है ये दूसरा और ये तीसरा है, तो मुझे मतलब मुझे लगता है कि इसने थोड़ा सा वर्ड लिमिट को इसने क्रॉस किया है। अदरवाइज ये सही है और मैं इसको 10 स्कोर दूंगी इसमें। अब नेक्स्ट है रिपोर्ट, फॉलिंग वेजेस राइजिंग इनइक्वालिटी। थोड़ा सा देखिए, ये हेडिंग है रिपोर्ट का, यही फॉर्मेट मैंने बताया है, और थोड़ा सा अगर गैप देंगे दोनों के बीच में तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गैप इसको देना चाहिए। और बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट में सी कैपिटल, आप बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय एबीसीडी, न्यू दिल्ली की जगह XYZ आप लिख सकते हैं। फॉलिंग वेजेस राइजिंग इनक्वालिटी अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इसने शुरुआत की है रिपोर्ट से कि जो रिचेस्ट होते हैं 1% है इंडिया में, और उनके पास 40% ऑफ कंट्रीज वेल्थ होती है, इंडिकेटिंग द इनकम इनक्वालिटी एंड फॉलिंग वेजेस फॉर रेस्ट ऑफ 99 इंडियन पॉपुलेशन। According to data provided on eShram portal, the average income of an informal sector worker is itna, while the average income in formal sector is itna, in contrast with high living wages. तो स्टूडेंट्स, इसने रिपोर्ट जो था फॉलिंग वेजेस राइजिंग इनक्वालिटी, तो इसने रिपोर्ट से ही शुरू किया है। आप लोग आराम से रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग कोई भी रीसेंट डेटा आपको मिल रहा है कनेक्टेड टू द रिपोर्ट क्वेश्चन, आप वहां से शुरू करिए, आपको कोई भूमिका यहाँ पर बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं अपने इंट्रो में। द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, रिपोर्ट में 3 ही पैराग्राफ में बताती हूँ स्टूडेंट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर आपको पता है। ऐसे का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता, कभी 3 पैराग्राफ, कभी 5 पैराग्राफ, कभी 6 पैराग्राफ, रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ। आपको कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसे कंटेंट को कैटेगराइज करूं इनटू पैरा रिपोर्ट में, कभी भी नहीं, अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। अब नेक्स्ट जो इसमें है सेकंड पैराग्राफ में, बाय, हाउ, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब बता सकते हो। द फॉलोइंग वेजेस एंड राइजिंग क्वालिटी हैज इट्स रीसेंट जेनेसिस इन कोविड-19। ये क्यों हुआ, वाई बता रही है। इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन विद हायर इन्फ्लेशन। हाउएवर as for India, the falling wages is due to increasing working age population with mismatched skills and lower employment rate. ठीक है, क्यों है फॉलिंग वेजेस? स्किल नहीं है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। Moreover, due to high labor availability with more number of replacement available, the companies tend to decrease the wages of employees. एक और रीजन इसने बताया है, क्योंकि बहुत सारे लेबर अवेलेबल है। With higher population, higher living standards, the falling wages lead to rising inequality. अब कंक्लूजन है। कंक्लूजन एक्चुअली जो थर्ड पैराग्राफ होता है, जो लास्ट पैराग्राफ होता है, उसमें आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन दे सकते हो। रिपोर्ट में कभी आप अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं देते हो। और रही बात सोर्सेस की, कोई कोई लिखता है रिपोर्ट में सोर्सेस, तो सोर्सेस की बात है तो आप लिखोगे तब भी आपके मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं होगी, आप नहीं लिखोगे तब भी आपके मार्क्स में कमी नहीं आएगी। सो सोर्सेज, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती, सोर्सेज लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट मत करो सोर्सेज लिखने में, सोचने में टाइम वेस्ट होता है। Better not to write. According to former RBI governor, the falling wages in India is due to global recession and crowding out of investors from India. While the economic experts is of opinion, ये सारा opinion देना है, अपना रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है, अपना opinion suggestion नहीं देना है। The problem of falling wages will be reduced with global growth contributing. Contribution of India is itna by 15% according to IMF, leading to increased wages. As per poverty analysis, more and more number of people are falling below poverty line due to low wages and increasing inequality. ठीक है, रिपोर्ट इसका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को पूरा जस्टिफाई किया है और फॉर्मेट को भी पूरा अच्छे से इसने फॉलो किया है। तो इस रिपोर्ट में मैं इसको 7 दूंगी, हालांकि 1 भी दे सकते हैं, मगर ज्यादा देते हैं ना बच्चों को तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, ओ मेरा तो क्लियर होगा, फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्वालिटी जो है ना लिखने की, कंटेंट की, उसमें कमी आती है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो
मैंने लाइव इवैल्यूएशन किया है, आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा और आप लोग खुद भी अपना आंसर का इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके, और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।